प्रेशर भी इस कदर है कि आप उसका वीडियो बना के आप वायरल भी कर रहे हैं। और बीजेपी का एक विधायक ये कह रहा है कि ये रिटर्न गिफ्ट है। मतलब इससे ज्यादा और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, ये यूं कहो कि गुंडा राज की इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल क्या होगी। एक सब इंस्पेक्टर जो खड़े होकर पिटाई कर रहा लोगों को कमरे में लाके, सहारनपुर का वीडियो आपने देखा होगा। ये कहां का न्याय है भाई? ये किस कानून में है? ये क्या आईपीसी में दिया हुआ है, सीआरपीसी में दिया हुआ है, पुलिस रूल्स में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दे रखी है क्या इसकी छूट? क्या संविधान ने दे रखी है इसकी छूट? या गुंडागर्दी जो मन में आ रही कर रहे हैं? ऐसे कानून में कहीं बुलडोजर की बात नहीं है। मैं समझता हूं ये पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कार्य है। सरकार को इससे बाज आना चाहिए और मैं समझता हूं कोर्ट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। आईपीसी के तहत जो भी कानून, मतलब जो भी उनके खिलाफ धाराएं बनती है उनमें आप मुकदमा लिखाइए आप। नमस्कार, मैं शालिनी झा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जिस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो हिंसा भारत में अब कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, उसको लेकर प्रयागराज में 2 दिन पहले जो हिंसा सामने आई थी, उसको लेकर अब योगी सरकार अब एक्शन में आ गई है। और जो मुख्य आरोपी था जावेद पंप, उसके घर पर बुलडोजर चढ़ा है। साथ ही उनकी जो बेटी थी उसे हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप जी। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, योगी सरकार प्रयागराज के मामले के बाद अब एक्शन में आ गई है और जो जावेद पंप है, जो मुख्य आरोपी है, उसके घर अब बुलडोजर चल चुका है। बुलडोजर किसी भी व्यक्ति के घर चलना बिल्कुल गलत है। बुलडोजर का इन जो मसले हैं इनसे क्या लेना देना है? बुलडोजर उस घर पे चल सकता है या उस घर को, उस जगह को, उस निर्माण को तोड़ा जा सकता है जो कानून के विरोध में बनाया गया हो, जो वहाँ के जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा जो कानून है, जितना परमिसिबल एरिया आप बना सकते हैं, जितना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा उन नियमों को तोड़कर अगर कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है, बुलडोजर वहां चलता है। आईपीसी में कहीं बुलडोजर की बात नहीं है, सीआरपीसी में कहीं बुलडोजर की बात नहीं है, किसी भी ऐसे कानून में कहीं बुलडोजर की बात नहीं है। मैं समझता हूं ये पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक कार्य है। सरकार को इससे बाज आना चाहिए और मैं समझता हूं कोर्ट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उन झगड़ों में या उस दंगा कराने में या उस हिंसा में शामिल है, पत्थरबाजी में शामिल है, तो आप उसके खिलाफ जो कानून की धारा है उनमें कार्रवाई कीजिए ना। आप उसको अरेस्ट कीजिए, उसको जो कोर्ट में पेश कीजिए, उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं वो सब इकट्ठा कीजिए, चालान कीजिए, उसको सजा दिलवाइए। ये कानून का तरीका है। लेकिन आप किसी के घर पर, किसी की दुकान पर, किसी के पेट्रोल पंप पर आप बुलडोजर चला रहे हैं, ये कौन सा कानून है भाई? ये तो कोई कानून नहीं है। ये जो चीजें हैं इसको देखना बहुत जरूरी है। सरकार जो ये कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। प्रशासन जो ये कर रहा है पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम कर रहा है। लेकिन सर, प्रयागराज में जिस तरीके की तस्वीरें 2 दिन पहले सामने आई थी, उसे लेकर कहीं ना कहीं वहां की सरकार पर और केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा था कि इतना सब कुछ हो गया है नुपुर शर्मा के बयान के बाद, लेकिन सरकार अब एक्शन में नहीं आ गई। अब अगर योगी सरकार एक्शन में आ गई है, वहां बुलडोजर चल भी रहा है, तो इसका विरोध क्यों? नहीं, बुलडोजर का विरोध किस लिए? मैंने अभी आपको बताया ना, क्या उन्होंने जो घर का निर्माण किया है या जिस मकान, दुकान या पेट्रोल पंप का निर्माण किया है, क्या वो जो एक कोई बिल्डिंग बनाने के जो नियम कायदे कानून होते हैं किसी अथॉरिटी के द्वारा जो होते हैं, क्या उनका उल्लंघन कर कर ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया है, ज्यादा एरिया कवर किया गया है, या जिस तरह से वो नियम कानून है उनके विरोध में किया गया है? ये इस पे बुलडोजर चलता है और वो भी तब चलेगा जब आप कोर्ट से परमिशन ले लेंगे, तभी तो कोर्ट के सामने जाएंगे, आप कहेंगे साहब ये आपने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया है, वो सारी चीजें। तो वो चीज अलग है और ये जो हिंसा हो रही है इसके मामले में आप बुलडोजर चला रहे हो, ये बिल्कुल अलग चीज है। आप कीजिए ना, आईपीसी के तहत जो भी कानून, मतलब जो भी उनके खिलाफ धाराएं बनती हैं उनमें आप मुकदमा लिखाइए, आप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए, उनके खिलाफ जितने भी वीडियोग्राफी आपके पास है, जितने भी वीडियोस आपके पास हैं, उनको सबूत के तौर पर पेश कीजिए।
वो मास्टरमाइंड है तो बाकायदा बैठ के प्लान बनाया गया होगा, उसमें एक नहीं कई लोग इन्वॉल्व होंगे। क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास में? क्या उसका कोई सबूत है आपके पास में? वो है तो सारे सब इकट्ठे करके कोर्ट में पेश कीजिए। ये उसका एक ढंग और तरीका है। ये नहीं कि आप किसी के घर पे बुलडोजर, ये तो तानाशाही है और इससे ज्यादा और क्या है। लेकिन सर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब मुख्य आरोपी जावेद पम था तो उनकी बेटी को गिरफ्तार क्यों किया गया? इसका भी कई लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से अगर उनकी बेटी का कोई हाथ नहीं है तो क्यों गिरफ्तार किया गया? और अगर है तो आप बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, देखिए गिरफ्तार उस स्थिति में किया जाता है कि जब व्यक्ति के कहीं भाग जाने का या कहीं और ज्यादा हिंसा करने का, इस तरह का, या कोई सबूतों को बिटाने का, इस तरह का अगर कोई शंका होती है तब उसको गिरफ्तार किया जाता है कि इसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है। और कस्टोडियल इंटरोगेशन के नाम पर आप लोगों को अरेस्ट करके और थाने में खड़ के आप पिटाई करते हैं। दो पुलिस वाले, एक सब इंस्पेक्टर जो खड़े होकर पिटाई कर रहा लोगों को कमरे में लाके। सहारनपुर का वीडियो आपने देखा होगा। ये कहां का न्याय है भाई? ये किस कानून में है? ये क्या आईपीसी में दिया हुआ है? सीआरपीसी में दिया हुआ है? पुलिस रूल्स में दिया हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने दे रखी है क्या इसकी छूट? क्या संविधान ने दे रखी है इसकी छूट? या गुंडागर्दी जो मन में आ रही कर रहे हैं? और बेशर्मी इस कदर है कि आप उसका वीडियो बना के आप वायरल भी कर रहे हैं। और बीजेपी का एक विधायक ये कह रहा है कि ये रिटर्न गिफ्ट है। मतलब इससे ज्यादा और गैर संवैधानिक और गैर कानूनी, ये यूं कहो कि गुंडा राज की इससे ज्यादा और बड़ी मिसाल क्या होगी? सर, जो नुपुर शर्मा की जो बयान के बाद जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं या हिंसा की तस्वीरें हैं, उसके बाद लोगों की एक ही मांग है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। तो अभी भी नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कहीं ये जो हिंसा बढ़ रही है, केंद्र सरकार भी इसको लेकर छूट तो नहीं दे रही है अब सर? मैं देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार जो चाहती थी उसमें वो सफल हो गई। वो चाहती थी कि देश में हिंसा भड़के, वो चाहती थी कि देश में दंगे भड़के, मारकाट हो, तो हो रही है, उसमें वो सफल है। और इसी तरह से जो बेगुनाह लोग हैं उनको अधिकतर उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा, किया जा रहा है। गुनहगार हैं अगर जो गुनहगार हैं उन सबको अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। उनके खिलाफ कीजिए जो भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जो उनका अपराध है उस अपराध के तहत जो कानून में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी कीजिए। लेकिन दिख तो ऐसा रहा नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा के माध्यम से मोदी सरकार जो चाहती थी वो उसको धीरे धीरे हासिल हो रहा है, क्योंकि पूरा देश, नुपुर शर्मा एक मीडियम तो नहीं थी सर? नहीं, अब पूरा देश, अब देखिए कि पूरा देश उसी में अब लगा हुआ है। सब हिंदू मुस्लिम में लगे हुए हैं। सब भूल गए हैं कि देश में महंगाई की कितनी बुरी हालत है, कितनी कमर तोड़ महंगाई है। लोगों को रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही हैं। और यह संकट देश के 100 करोड़ लोगों के सामने है। सब भूल गए इस चीज को। सब भूल गए कि शिक्षा की किस तरह से बंटाढार कर दिया गया। नई शिक्षा नीति के नाम पे या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम पर जिस तरह से शिक्षा का बेड़ा गर्क किया गया है, पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन उसका किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। सब भूल गए उसके खिलाफ में लड़ना। सब भूल गए स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या हालत हो गई है, बद से बदतर लगातार होते चले जा रहे हैं। लोगों को डॉक्टर, दवाई और हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, दवाइयों के रेट लगातार बढ़ते चले जा, सब भूल गए उसको। किसान अपनी लड़ाई भूल गए, मजदूर वो अपनी लड़ाई भूल गए। जो सब लोग हैं, जो असली मुद्दे हैं इस देश के, बेरोजगारी जिस बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही है देश के 45 करोड़ लोग ये उम्मीद ही खो बैठे हैं कि अब इस देश में उन्हें कोई रोजगार मिलेगा। इससे भयानक स्थिति क्या हो सकती है? उम्मीद ही टूट जाए। रोजगार ना मिले वो अलग बात है, लेकिन उम्मीद ही टूट जाए कि रोजगार नहीं मिलेगा, ये उसे मालूम है, तब क्या भयानक स्थिति है। इस पर अब किसी का ध्यान नहीं है, सब लोग उसी पर आ गए। जो बीजेपी का एजेंडा है हिंदू मुस्लिम, सब उसी पे लगे हुए, पूरा देश उसी पे लगा हुआ, सारा हल्ला उसी पे लगा हुआ, सारा मीडिया ये वो सब उसी पे लगे हुए हैं, और कुछ नहीं है। लेकिन सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो नुपुर शर्मा का बयान है वो उन्होंने खुद से नहीं बोला था, कुरान में लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर मुस्लिम लोग जो है, मुस्लिम समुदाय जो है, उसका विरोध क्यों कर रहा है? अरब कंट्रीज इस बात का फिर विरोध क्यों कर रहा है?
देखिए, ये इतिहास की जानकारी लोगों को नहीं है जो ये बात कह रहे हैं। लोगों को पहले इतिहास की जानकारी पूरी तरह से हासिल करनी चाहिए, उसके बाद में कोई कमेंट उन्हें करना चाहिए। और इतिहास में किसी एक व्यक्ति ने अगर कोई बात लिख दी है, साहित्य और इतिहास दोनों अलग अलग चीज, अगर साहित्य में या इतिहास में कहीं एक व्यक्ति ने कर दी है, कोई बात लिख दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सत्य है। दूसरी बात, उसका जो है क्रिटिकल एनालिसिस होना बहुत जरूरी है, समालोचनात्मक उसका आकलन बहुत जरूरी है, आलोचनात्मक उसका आकलन बहुत जरूरी है। तथ्यों को देखना पड़ेगा कि क्या कहावत है और क्या सही है, ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और जो इतिहास है वो इतिहास ये बताता है कि बीबी आयशा के विषय में जो कहा गया है नुपुर शर्मा द्वारा वो बिल्कुल गलत है। बीबी आयशा उस समय, जिस समय की ये बात थी, मोहम्मद साहब के साथ में उनकी शादी की बात जो बात कही गई है, वो उस समय पूरी तरह से बालिग थी, उनकी उम्र ठीक ठाक थी। अगर इतिहास के है तो पहले इतिहास की जानकारी लें लोग बाग, अगर नहीं है तो कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी लोग कह देते हैं ये गलत है, कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि आप कह क्या रहे। ऐतिहासिक फैक्ट को देखना और उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जिस तरीके की दलीलें लोगों द्वारा पेश की जा रही है कि जो बयान वो दिया गया है वो कहीं ना कहीं कुरान में लिखा हुआ है, उसको लेकर भी सर ने साफ कर दिया है कि इतिहास पढ़ने की बहुत ज़रूरत है उन लोगों को। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।